चलो ध्यान दो, हम लोग हिस्ट्री का यानी इतिहास का क्लास 8 का पहला चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हिस्ट्री हम लोग का क्या होता है, हिस्ट्री हम लोग के लिए पढ़ना और समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतिहास को पढ़ के ही हम लोग अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। क्या करते हो हम लोग अपने अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? और इतिहास को पढ़ के। तो इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास वह साधन है जिसका अध्ययन करके हम लोग को अपने अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, वह क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। देखो इतिहास में अब देखो समझो, जैसे इतिहास क्या होता है, हम लोग का जो पुराना बीता हुआ समय वही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। लेकिन सारी चीज़ें इतिहास नहीं करेंगे। जैसे तुम समझो, तुम लोग इससे तुम लोग क्लास 1 में एडमिशन कराए होगे, यह भी तुम्हारा क्या था? इतिहास था। तुम लोग क्लास 1 में भी पढ़े होगे, यह भी तुम्हारा क्या रहा? इतिहास रहा। क्या तुम सभी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हो? नहीं ना, तुम बस कुछ ही चीज़ों को सेलिब्रेट, जैसे अपना जन्मदिन। तुम्हारा जन्मदिन क्या है? तुम्हारा इतिहास है। तो वैसे ही जो हमारे बीते हुए समय में जो एक महत्वपूर्ण तिथि है, महत्वपूर्ण समय है, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त हम लोग जिस साधन से करते हैं वही साधन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो इतिहास किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? इतिहास वह साधन है जिसके द्वारा हम लोग अपने अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सभी चीज़ें इतिहास नहीं कहलाएंगे, लेकिन उसमें जो जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है, वही चीज़ें क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। बात समझ रहा है? जैसे मेरा आज तक हम लोग कल पढ़े थे मैथ के बारे में, तुम लोग टेस्ट दिए थे मैथ, यह भी इतिहास कहलाएगा। लेकिन क्या उसके बारे में कुछ वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं। लेकिन तुम लोग कहोगे हम लोग का जन्मदिन बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग का जन्मदिन महत्वपूर्ण है। जब लोग पहली बार हम साइकिल खरीदे, तो पहला किताब, ये सब जो महत्वपूर्ण चीज़ वही क्या कहलाते हैं? हमारे इतिहास कहलाते हैं। वैसे हम लोग क्या करते हैं? बहुत पुराना पहले के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये सब लोग कैसे प्राप्त करते हैं? इतिहास के वजह से। अब चलो, अब इतिहास किसे कहते हैं? और इतिहास के फादर यानी जनक क्या नाम है? याद रखना, इतिहास के जनक का नाम है, क्या नाम था जी, भूल गए, हेरोडोटस। ध्यान से तरह हिस्टोरिका याद रहता है। इतिहास के जनक क्या नाम है? हेरोडोटस। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। बात समझ रहे हैं? उन्हीं के नाम पर हिस्ट्री हम लोग ऐसे करके पढ़ते हैं। तो इतिहास के जनक का नाम तुम लोग स्टार बना कर लिख लेना। इतिहास के जनक का क्या नाम है? क्या बताओगे? हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिससे क्या होता है, हमारे पुराने बारे में सारी जानकारियाँ, सारी नहीं मतलब उन्होंने ही सारे इतिहास को पढ़ना और ये सब लिखना स्टार्ट कराया था। क्या नाम था उनका? हेरोडोटस। तो क्या पूछेगा इतिहास के जनक का क्या नाम है, तो क्या बताओगे? हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस। बस उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका। अब लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना बहुत पुराने जमाने में नहीं पढ़ना है। हम लोग को जो किताब पढ़ना है क्लास 8 का हिस्ट्री जो स्टार्ट किया है, वह लगभग 16वीं शताब्दी के बाद से कहानी सुनाएगा। उसके पहले भी इतिहास रहे थे, लेकिन हम लोग को बस कितना पढ़ना है? 16वीं शताब्दी के बाद से कहानी पढ़ना है। जो हमारा पहला अध्याय का क्या नाम है? यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। एक ही चौक से पढ़ा लिखिएगा, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, यानी भारत में यूरोपीय शक्तियाँ कैसे आई, भारत में यूरोपीय शक्तियाँ कैसे। थोड़ा सा मैप में तुम लोग देख लो, तो मैप चिपका देने तो तुम लोग को स्क्रीन पे दिखाते हैं। मैप में देखो, यहाँ पर हमारा क्या है? ये पूरा एशिया है, ये पूरा क्या है? एशिया कॉन्टिनेंट है। और बाकी इधर क्या, ये अफ्रीका, और ये क्या है? यूरोप है। यही यूरोपीय क्या आ रहे थे हमारे इस देश में, भारत में भी आ रहे थे और पूरे एशिया में भी आ रहे थे। तो वो कैसे हमारे एशिया में आए, यही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। कैसे उन लोग का आगमन होता है, यही पढ़ना है। उन लोग का आगमन कब से होता है, तो हम लोग 16वीं शताब्दी के बाद की कहानी पढ़ेंगे। तो यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन या एशिया में आगमन, बस हमारा है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन या एशिया में आगमन। ध्यान सुनना, कहानी के इतिहास को तुम लोग कहानी की तरह सुनना और कहानी की तरह याद कर लेना। इसमें रटने उठने का ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ध्यान समझो। देखो कुछ चीज़ें लोग समझते हैं। देखो मुगल का अंतिम शासक, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन याद करना, मुगल शासक का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन सा? अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? औरंगजेब। और मुगल शासन को स्थापना किसने की थी? तो करना बाबर ने। किसने की थी? उसके पहले आए थे, उसके पहले तैमूर आए थे, लेकिन अब मुगल शासक को स्थापित किया था बाबर ने। बाबर थोड़ा सा प्रतापी, मतलब थोड़ा सा पावरफुल, शक्तिशाली राजा था। तो मुगल शासक का अंतिम शासक कौन था? औरंगजेब। शक्तिशाली शासक जी कौन था? औरंगजेब। जेब नहीं, ये वाला जेब नहीं, उसका नाम था औरंगजेब। बस में है। मुगल शासक का अंतिम शासक कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भाई दिल्ली, पूरा दिल्ली लगभग वो जितना आज लोग भारत देख रहे हैं, लगभग उसके ज्यादातर राज्यों पर इसका शासन था औरंगजेब का। बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा था औरंगजेब। वह लगभग भारत के सभी राज्यों पर उसका
शासन था आज के ज़माने में। आज के ज़माने में जो हम भारत देख रहे हैं, इसके मृत्यु के पश्चात, इसका मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में, याद रखना तिथि 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली में कोई शक्तिशाली शासक नहीं बना, कोई शक्तिशाली शासक नहीं बना। अब इसी के बाद अब शक्तिशाली कोई शासक है नहीं, तो कोई भी आएगा कब्जा कर ले जाएगा, कोई भी आएगा कब्जा कर लेगा। तो उसी के बाद 16वीं शताब्दी से भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन तथा व्यापार तेज हो चुका था। ध्यान देना, क्या बताओगे? 16वीं शताब्दी के बाद भारत में जो यूरोपीय जो शक्तियां थी वह भारत में आई और व्यापार उनका तेज हो गया और उनका आगमन भी तेज हो गया। भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो कौन? पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। कब आए थे? 1498। कब आए थे? 1498 में। कौन आया था? वास्को डी गामा। क्या है? तो पुर्तगाली नाविक। क्या नाम था? पुर्तगाली नाविक, जिसका नाम था वास्को डी गामा। मामा ने जी, वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ से आया था? तो देखो तुम लोग के किताब में यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, ये देखो डॉटेड लाइन बना हुआ है ना, यहाँ से निकला था वास्को डी गामा और ऐसे ऐसे करते करते कहाँ पर भारत के आने के रास्ते की खोज की थी। देखो किताबों में लिखा है भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज किसी ने नहीं की थी। भारत की खोज किताब में लिख देता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, लेकिन भारत तो पहले से वहां पर था। वो यूरोप से भारत में आने के रास्ते की खोज की थी। तो भारत आने के रास्ते की खोज कौन की थी? वास्को डी गामा ने। कब आया था? 1498 में। कब? 1498 में। उसके बाद धीरे धीरे लोग भाई कम आते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? 16वीं शताब्दी के बाद, कब से? 16वीं शताब्दी से भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन तथा व्यापार क्या हो गया था? तेज हो गया था। लेकिन पहली बार कब आया था? 1498 में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत में आया था तो कहाँ पे आया था? तो कहते हैं कालीकट। कहाँ पर आया था? कालीकट। ठीक है, कालीकट नामक जगह पर वो क्या था? भारत में पहला कदम रखा था, उतरा था। ठीक है, तो कौन कौन यूरोपीय शक्तियां भारत में आने लगी थी? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और लास्ट में आया था ब्रिटिश। और सबसे लास्ट में आया, लेकिन सबसे ज्यादा कब्जा कौन किया था? ब्रिटिश। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे कि 16वीं शताब्दी आए थे, देखो 1498 में आ गए थे, देख ताक लिए थे, सारी चीजें हम लोग सीख लें। लेकिन तेज कब होगा उनका आगमन और व्यापार? तेज कब हुआ? तो 16वीं शताब्दी से भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन और व्यापार बहुत तेजी से हो गया था। सबसे पहले आते पुर्तगाली, फिर डच आते, फिर फ्रांसीसी आते, फिर ब्रिटिश आते। ये तो हम लोग इधर करना, हम लिख दें इधर। आगे देखो, भारत तथा यूरोप के मध्य जल और थल द्वारा व्यापार होता था। याद रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोप तथा भारत के मध्य कैसे व्यापार होता था। ना जल द्वारा भी होता था, थल द्वारा। सिंपल है, हमारे पास यातायात के तीन ही साधन है, एक जल द्वारा जा सकते हैं, एक थल द्वारा जा सकते हैं, एक वायु द्वारा। उस समय हवाई जहाज तो था नहीं, हवाई जहाज नहीं था, तो दो ही रास्ते बचे, एक जल द्वारा और एक थल द्वारा। तो उस समय सबसे ज्यादा व्यापार किसके द्वारा होता था? जल द्वारा। किसके द्वारा? जल, क्योंकि सस्ता पड़ता था। अरे भाई नाव में बैठो, हवा मारेगा, फर 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 लेकर चला जाएगा, पेट्रोल डीजल भरा नहीं। और थल पर तो घोड़ा गधा गाड़ी लेकर जाओ तब ना पड़ता था, तो दिक्कत करता था। तो क्या बताओगे? भारत और यूरोप के मध्य जल तथा थल द्वारा व्यापार होता था। इन मार्गों की संख्या कितनी थी? 3 थी, याद रखना। क्या बताओगे? यूरोप तथा भारत के मध्य व्यापार करने के लिए मार्ग कितने थे? 3 थे। पहला कौन था? याद रखना, पहला कौन सा था? फारस की खाड़ी से। पहला कौन सा था? फारस की खाड़ी। देखो तुम लोग के बुक में बना हुआ है, फारस की खाड़ी। किताब उठाओगे तो में बीच में एकदम बना हुआ है खाड़ी की तरह, फारस खाड़ी। यह कौन कौन से देश को जुड़ता था? तो याद रखना, यह कौन कौन से देश जुड़ता था? जेनेवा, वेनिस, जेनेवा, वेनिस और भी तो तुर्की, इराक। तुर्की, इराक, इसको लिखेगा ना तुम लोग, क्या किसको किसको जोड़ता था? तो इसके नीचे लिखना, लिखेंगे दिखेगा नहीं। इराक, तुर्की, जेनेवा और वेनिस। इराक, तुर्की, जेनेवा और वेनिस, ये इन मतलब और भी देशों को जोड़ता था, लेकिन हम क्या मुख्य बस। तो इराक, तुर्की, जेनेवा और वेनिस, इन 3 देशों को कौन जोड़ता था? फारस की खाड़ी से आने वाला रास्ता जो भारत में आता था, यह इन 4-5 देशों को जोड़ता था, जिससे व्यापार तेज होता था। और देखो लाल सागर से भी आते थे। लाल सागर से किसको जोड़ते थे? वेनिस को, जेनेवा को। किसको? वेनिस को और जेनेवा। ध्यान समझना, किसका नाम हम बार बार ले रहे हैं। देखो इसमें क्या बताइए, कितने देशों को जोड़ता था? वेनिस, जेनेवा, तुर्की और इराक। वेनिस, जेनेवा, तुर्की और इराक। यह रास्ता किसको जोड़ता था भारत से? तो वेनिस और जेनेवा। और मध्य एशिया से आने वाला रास्ता, मध्य एशिया से आने वाला रास्ता, ये 3 रास्ते थे जो क्या करते थे? ये 3 रास्ते थे जो भारत से यूरोप जो यूरोपीय देश हैं उनमें व्यापार करने का मार्ग थे। कौन थे? 3 रास्ते। पहला क्या था? पहला क्या बताओगे?
फारस की खाड़ी से, या किसको जोड़ता था, इराक, तुर्की, वेनिस, जेनेवा, ठीक। उसके बाद क्या, लाल सागर, लाल सागर किसको, वेनिस और जेनेवा, बात समझ रहे हैं। और ये क्या, मध्य एशिया, मध्य एशिया से रास्ते आते थे, किताब में नहीं था, छोड़ जाए। तो ये रास्ते से जो क्या करते थे, जिन रास्तों से, जिन मार्गों से क्या था, भारत और यूरोपीय देशों के बीच में क्या होता था, व्यापार होता था। इसमें हम किसका ना, वेनिस और जेनेवा का 2 बार नाम लिए हैं, इसमें वेनिस जेनेवा और इसमें वेनिस जेनेवा। तो वेनिस और जेनेवा क्या बन गए थे, उस समय भारत से सामान कहाँ जाता था, पहले वेनिस और जेनेवा में, और वहां से पूरा क्या होता था, यूरोप के अलग अलग देशों से सामान जाता था। जैसे हमारे यहाँ कोई सामान आता था तो डिस्ट्रीब्यूट जो रहता है, पहले जहाँ मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे बनता है कोई उत्पाद, बन के पहले एक जगह गोदाम में आके स्टोर किया जाता है, उन गोदामों से सामान को रिटेलर को, जो छोटे मोटे दुकान है उनको जाता है, बस मेरा इसी तरह होता है ना। इकट्ठे थोड़े अमूल दूध वाला इकट्ठे थोड़े ले जाकर अंकुरवा की दुकानें पहुंचा देता है, ऐसा करता है नहीं ना। वो कहाँ पर आता है, पहले एक उनका क्या है, गोदाम है, वो गोदाम पर आएगा, उस गोदाम पर जा क्या करेंगे, अंकुरवा जाएंगे सवेरे ट्राली लेके और मतलब साइकिल लेके, और वहाँ दूध लेकर आ जाएंगे, इसी तरह होता है। तो उससे क्या होते हैं, वेनिस और जेनेवा क्या बन गए, उस समय के व्यापारिक केंद्र बन गए थे, कहाँ के, यूरोप के व्यापारिक केंद्र। यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जेनेवा क्या बन गए, प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुके थे। या तुम नीचे स्टार बना के लिखोगे, क्या बताओगे, यूरोप में व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन बन गया था, वेनिस और जेनेवा। पहले भारत सामान कहाँ जाता था, वेनिस और जेनेवा में, वहां से यूरोप के अलग अलग देशों में जाता था। इसमें किसी को दिक्कत, इतिहास में बहुत जरूरी चीज है, इसको इसी तरह लिखो, और लिख कर क्या, जो हम बाद में लिखा है उसको भी तुमने लिखो, स्टार बना के। देखो जी ध्यान से, इसमें तुम लोग ना, हम उधर उधर लिख दिए थे, इसको तुम लोग सही से लिख लो कि सबसे पहले कौन आया था भारत में, तो पुर्तगाली आए थे, किस कौन आए थे, पुर्तगाली, हम इधर उधर लिख दिए थे। फिर कौन आया था, डच आए थे। फिर कौन आया था, अंग्रेज आए थे। फिर लास्ट में कौन आया था, फ्रांसीसी। और सबसे ज्यादा दबदबा कोई भारत बनाया था तो वो अंग्रेज थे। कौन थे, अंग्रेज थे। कैसे आए, कैसे उनका विस्तार हुआ, इस पूरे पाठ में क्या, हम इस पूरे पाठ ने पूरा इस जो, हाँ माने दो, हम पूरा जो हम लोग ये क्या है सिलेबस, अच्छा इस पूरे सिलेबस में हम लोग यही पढ़ेंगे। अभी रुक जाओ, इस पूरे सिलेबस में लोग यही पढ़ेंगे कैसे वो आए भारत में, कैसे व्यापार किए और कैसे वो अपना विस्तार किए, फिर कैसे भारत पर कब्जा किए, सारे चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें समझ में आ गया, ये क्रम हम सही से लिखते हैं, इसको सही करना चाहिए।